मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर और ग्वालियर में एक अनाथालय होता है। बात कर रही हूँ साल 2004 की। वन विभाग से डिप्टी रेजर और उनकी पत्नी की जो है कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो चाहते थे कि वो अनाथालय से एक बच्चा अडॉप्ट कर ले। इसलिए वो ग्वालियर के उस अनाथालय में पहुंच जाते हैं एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। काफी टाइम वो अनाथालय में बच्चों के बीच गुजारते हैं। इसके बाद जो अनाथालय के कर्मचारी थे वो उनसे पूछते हैं कि हमें एक बच्चा गोद लेना है, दरअसल हमारी कोई औलाद नहीं है, तो आप हमें सजेस्ट करें कि हम किस टाइप का जो है बच्चा गोद ले। तो तभी एक 3 साल का बच्चा बाहर से कुछ सामान लाता है और उन कर्मचारियों को दे देता है। तभी एक कर्मचारी की नजर उस बच्चे पर पड़ती है, तो वो उस डिप्टी रेंजर को कहता है कि साहब, आप ये बच्चा चाहे तो अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही जो है दिमाग वाला है, बहुत ही बढ़िया दिमाग है इसका, जो है तेज बच्चा है और अगर इसको मौका मिले इन फ्यूचर तो ये जरूर कलेक्टर भी बन सकता। तो ये बात सुनकर डिप्टी रेजर और उनकी पत्नी काफी खुश हो जाते हैं और बच्चा जो था वो दिखने में भी काफी सुंदर था, अच्छे घराने का लग रहा था। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इस बच्चे को हम गोद ले ले। तो वो कर्मचारी ये बात सुनकर कहता है कि साहब, ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो कागजी कार्रवाई फॉर्मेलिटीज जो भी है अनाथालय की वो पूरी कर देते हैं और उस बच्चे को जो है अपने साथ ले जाते हैं अपने घर। उसको उस दिन से लेकर 21 साल बाद उसी लड़के को जज ये सजा सुनाता है कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। तो ऐसा क्या होता है कि जो जज है वो उस लड़के को इतनी भयानक सजा सुनाते हैं। आज की जो सच्ची घटना है उसमें इस पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस लड़के के। मध्य प्रदेश का एक जिला है शोकू। शोकुरी जिले का एक इलाका है रेलवे स्टेशन कॉलोनी। उस कॉलोनी में एक लड़का रहता है दीपक पचौरी नाम। और ये लड़का है जो है ये दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी किया करता था। और इसने जो है अपने पिता से, अपने फादर से वादा किया था कि मैं आपको एक दिन कलेक्टर बन के दिखाऊंगा। कलेक्टर ना सही लेकिन एसएसपी तो आपको बनकर मैं जरूर दिखाऊं। क्योंकि ये लड़का जो है ये पढ़ाई में काफी होशियार था। इसने हाई स्कूल जो है वो 90% से पास किया था और 12th क्लास में 94% जो है इसके मार्क्स आए थे। तो ये काफी होशियार बच्चा था और काफी मेहनती बच्चा था, इसलिए दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और दिन रात इसने एक कर रखा था अपनी पढ़ाई में, अपने सपने को पूरा करने के लिए। 5 मई 2024 को जो ये लड़का था यानी कि दीपक, ये अपने घर आ जाता है अपनी माँ के पास। दरअसल बीच में इसके पिता की जो है मौत हो जाती है साल 2021 में। जो डिप्टी रेंजर के पद से वो रिटायर आए थे और 2021 में उनकी जो है मौत हो जाती। अब माँ और बेटा ये दो ही थे जो घर पर रहते थे। तो माँ जो है अपने बेटे को बोल देती है कि बेटा, तुम यहाँ घर पर रहकर क्या करोगे, तुम दिल्ली जाओ और अपनी जो है तैयारी करो। क्योंकि उस माँ को पता था कि इसका बेटा पढ़ाई में काफी होशियार है और वो कलेक्टर बनना चाहता है, तो इसी के चलते उसने अपने बेटे को दिल्ली भेज दिया। तो 5 मई 2024 को लड़का अपने घर आता है अपनी माँ के पास। 5 तारीख को घर पहुंचता है, खाना पीना खाकर रात को सो जाता है। सुबह जैसे ही वो उठता है इसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ, नाश्ते की तैयारी मैंने तुम्हारे लिए कर दी है, तुम आराम से खा लेना और उठ जाना। जैसे वो नींद में था उसकी माँ ने ही उसको उठा के ये एक दो बात बोली। उसके बाद वो उसकी माँ थी जो वो मंदिर के लिए घर से निकल जाती है और वो लड़का जो है वो फिर से सो जाता है और 11-12 बजे के आसपास दोपहर में उसकी नींद खुलती है। तो वो घर में देखता है कि उसकी माँ नहीं। तो वो टेंशन में पड़ जाता है कि 12 बजे का टाइम हो गया है और अब तक माँ मंदिर से जो है आई नहीं। तो पड़ोस में जाकर वो दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि क्या आपने मेरी माँ को देखा है। उस जो है घर घर जाकर वो सबको सिर्फ ये एक ही बात बोलता है कि सुबह मेरी माँ मंदिर के लिए निकली थी और मैं सो रहा था और मैं अभी उठा हूं तो मैंने देखा घुसकर मेरी माँ की। घर आस पड़ोस में जितने भी मकान थे 10 12 13 14 हर घर में वो जाता है, दरवाजा खटखटाता है और सभी को यही बात बोलता और अपनी माँ के बारे में पूछता। दरअसल ग्वालियर में ही उसके मामा भी रहते हैं और मामा को भी वो फोन करके पूछता है कि माँ ऐसे ऐसे सुबह मंदिर के लिए निकली थी और मैं सो रहा था और मैं अभी उठा हूँ। तो मैंने पड़ोस में और हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने माँ को ढूंढा नहीं हूँ और माँ जो है वो मिल नहीं रही है। तो सुबह से लेकर शाम हो जाती है लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिलती।
वो मामा जी जो है वो उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ घर आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। 6 मई 2024 का पूरा दिन निकल जाता, मैं रात हो जाती। रात को 10:30 बजे के आसपास जो ये दीपक था ये अपने चचेरे भाई संजय के पास जाता है और वहां जाकर बताता है कि ऐसे ऐसे जो है माँ वो है जो है पता नहीं सुबह से कहाँ चली गई। तो संजय जो है घर आकर देखता है तो घर के जो जितने भी कमरे थे सब पर ताला लगा हुआ। तो संजय दीपक से पूछता है कि सभी कमरों पर ताला किसने लगाया, तो वो कहता है कि माँ ही लगा कर गई थी और चाबी जो है माँ के ही पास है। तो संजय कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अब रात हो गई है, आराम से सो जाओ, सुबह उठकर देखते हैं, तुम्हारी माँ को ढूंढने की कोशिश करते। तो सुबह उठते ही जैसे ही दिन निकलता है संजय तुरंत दीपक के पास पहुंच जाता है। तो वहां पर एक हैरान करने वाली बात है, संजय जैसे ही दीपक के घर जाता तो वो देखता है कि सारे रूम खुले हुए के। उसे जो है हैरानी होती है और वो दीपक से पूछे बिना उसे रहा नहीं जाता, वो पूछ ही लेता है कि अब इन रूम की चाबी कहाँ से आई, तुम तो कह रहे थे कि माँ के पास इन तालों की चाबी। तो दीपक उसे कहता है हड़बड़ाहट में कि मैंने इनकी चाबी जो है बनवा ली। तो संजय जो है बड़े ही हैरानी से मन ही मन में सोचता है कि रात रात में इसने चाबी आखिर कैसे बना, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और इस बात को अपने अंदर ही की जाता। 7 तारीख का भी पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है और रात भी गुजर जाती है और 8 अगस्त को सुबह दीपक, पचोरी, उसका मामा अशोक और उसका चचेरा भाई संजय ये तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर वहां पर रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि ऐसे ऐसे 6 तारीख को सुबह उसकी जो माँ है जिसका नाम है उषा देवी, उम्र है लगभग 68 साल, वो मंदिर जाने के लिए निकली थी और वो घर नहीं आई है। उसको जो है 2 दिन हो गए हैं, 2 रात हो गई हैं और 8 तारीख को सुबह जो है वो रिपोर्ट लिखवा रहेगी पुलिस के पास। तो पुलिस वाले जो हैं गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो है वो उनको भेज देते हैं कि हम जो है पूरी कोशिश करेंगे आपकी माता श्री को ढूंढने की। तो तीनों जैसे पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं संजय रुकता है, कुछ सोचता है और भागा भागा वापस पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर जो इंस्पेक्टर है उनको कहता है कि आप इस लड़के दीपक पर नजर रखना, हो न हो इसी का हाथ है इसकी माँ को गायब पर है। तो इंस्पेक्टर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम कैसे बातें कर रही, जो ये लड़का है ये कितना हैरान दिखाई दे रहा है, इसकी माँ गायब है, ये कितना रो रहा है, कितना परेशान है और तुम जो है ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहे। तो वो पुलिस को वो बात बताता है कि ऐसे ऐसे जब वो उसके घर पे गया था तो ताले बंद थे और सुबह वो गया तो ताले खुले थे और रात ही रात में उसने चाबी कैसे दिखाई। तो ये बात पुलिस को भी थोड़ी अजीब लगती है और वो उसकी बात बांटकर उसको कह देते हैं कि चलो हम अपने हिसाब से जो है बात करें। और हाँ, एक बात और, जो ये दीपक पचोरी है इसको डायरी लिखने की आदत थी। जैसे किसी किसी इंसान को हो जाती है, वो अपना डेली रूटीन अपनी दिनचर्या में होने वाली एक एक बात अपनी डायरी में लिखता है। तो दीपक पचौरी ने भी अपनी डायरी में लिखा था कि माँ तुम कहाँ चली गई हो, मैं काफी दुखी हूँ, मैं काफी परेशान है। उसने रोते रोते ये 2-4 लाइन अपने डायरी में नोट कर ली थी। तो संजय की बात जो पुलिस को भी खटक गई थी कहीं ना कहीं, तो पुलिस वाला जो यानी कि जो इंस्पेक्टर था वो बाहर जाकर तुरंत ही उसको दीपक को अंदर बुला लेता है पुलिस स्टेशन के और उससे पूछता है कि आखिरी बार तुमने अपनी माँ को कब देखा, कब। वो बताता है कि मैंने जो है सुबह माँ मुझे उठा रही थी और बोल रही थी कि मैं मंदिर के लिए जा रही हूँ और तुम नाश्ता पानी जो है कर लेना, मैंने रेडी कर दिया है। उसके बाद मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है। फिर वो 2 मिनट चुप होता है और फिर पुलिस वालों को बताता है यानी कि इंस्पेक्टर को बताता है कि हाँ, मैंने जो है सुना था कि माँ हॉस्पिटल भी गई थी। ये बात पुलिस वालों को थोड़ी अचंभित कर देती। तो वो एक सिपाही को बोलते हैं कि तुम हॉस्पिटल जाओ और पता करो क्या ये अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल गया था या नहीं गया था। तो वो उससे टाइम पूछते हैं और दिन पूछते हैं कि कब तुम्हारी माँ हॉस्पिटल गई। तो वो पुलिस वालों को बताता है कि अब जो है टाइम वगैरह बताता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जरूर चेक करना। उस सिपाही को जो इंस्पेक्टर है वो कह रहा था कि सीसीटीवी फुटेज चेक करना हॉस्पिटल में जाके, उसमें ये लड़का जो है दिखाई देगा अगर ये हॉस्पिटल गया होगा तो। तो दीपक जो है वो थोड़ा हैरान हो जाता, थोड़ा डर जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं साहब, मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया, मैं तो बाहर से ही मुड़ गया था।
उसके बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल गई थी? क्या तुम्हें पड़ोस के किसी आदमी ने बताया है? तो वो जो है मना करता है और हाँ करता है, मतलब कि वो अपनी ही बातों में उलझ जाता है। हाँ और ना दोनों बातें को कर रहा। तो जो इंस्पेक्टर जो है वो स्ट्रिक्टनेस के साथ उससे पूछताछ करने लग जा। तो वो पुलिस को जो है सारी सच्चाई वन बाय वन करके बताता जाता। वो बताता है कि जब उसके पिता की जो है डेथ हुई उससे पहले उसके पिता ने एक एफडी करवा रखी थी जिसकी रकम थी 16 लाख 85 हजार 16 लाख 85 हजार रुपए की जो एफडी थी उसके पिता ने उसका नॉमिनी दीपक को ही बनाया था, यानी कि उसके पिता के मरणोपरांत जो एफडी के पैसे हैं वो दीपक को मिल जाएंगे। तो 2021 में दीपक के पिता की जो है नेचुरली डेथ हो जाती है। उसके बाद दीपक को वो पैसे मिल जाते। जैसे ही दीपक को वो पैसे मिल जाते हैं उसके अंदर एक लालच पैदा हो जाता। 2 लाख पैसे तो वो अपने शौक पूरा करने में उड़ा देता है, एक झटके में उड़ा देता है। कपड़े खरीदता है, जो ना अपने शौक पूरे करता है, खाता है पीता है, मौज मस्ती करता है। 2 लाख रुपए तो वो ऐसे ही खराब कर देता है। तो बाकी बचे 14 लाख रुपए वो सोचता है कि क्यों ना इन पैसों को शेयर मार्केट में लगा दिया जाए जिससे उसको जो है और ज्यादा मुनाफा हो। तो वो जो है उन पैसों को शेयर मार्केट में लगा देता। और दिल्ली वो जब गया था यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए तो वहां पर उसके पास बहुत सारे पैसे थे और दिमाग वाला तो वो था ही, क्योंकि उसके इतनी ज्यादा हाई परसेंटेज के साथ उसने अपने इंटर, अपनी हाई और अपनी ग्रेजुएशन पास की थी। तो उसका दिमाग जो है सही दिशा में ना जाकर पैसों के लालच की वजह से गलत दिशा में चला जाता और जो वो है हर नशे का आदी बन जाता है। वहां दिल्ली पहुंचकर वो ऐसे बंदों की ग्रुप में रहने लग जाता है जहां उसे कोई कोई भी ऐसा नशा नहीं बचता जिसकी उसे लत ना लगी। तो कुछ टाइम बाद जो है उसके पैसे जो है वो खत्म हो जाते हैं। शेयर मार्केट में भी जो है लक की बात होती है, भाई लक साथ दे तो आदमी जो है वो अमीर भी बन जाता है और ना भी दे तो उसके जितने भी पैसे हैं वो सारे लॉस्ट हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था दीपक के साथ। उसके बाद ये अपनी माँ पर प्रेशर बनाने लगा था पैसे मांगने की। इसकी माँ के पास जो है 8 लाख के तो जेवरात थे, 30 लाख रुपए इसकी माँ की एफडी थी और इसकी माँ के पास जो है 2-2.5 लाख रुपए घर पर कैश भी रखा हुआ। तो इतनी सारी जमा पूंजी इसकी माँ के पास भी थी, गहने और कैश और एफडी को मिलाकर। तो दीपक जो अपनी माँ से बार बार पैसे मांगता था कि माँ तुम्हारे पास कोई इतने गहने हैं, तुम्हारे पास कैश भी है, तुम्हारे पास एफडी भी है इतनी, तो तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दी? तो दीपक की माँ उसको कहती कि तुम्हें पढ़ाई और हर बीमारी के लिए मुझसे पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें खराब करने के लिए एक ही पैसा नहीं दूंगी। तुमने अपने पिता की भी 16 लाख की जो एफडी थी उसको ऐसे ही बर्बाद कर दिया है और अब मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगी। हाँ, काम के लिए तुम पैसे चाहते हो तो मैं तुम्हें पैसे देगी। तो पैसों के कारण ये माँ बेटे में जो है इतनी ज्यादा अनबन हो रही थी कि घर एक रसोई दो, यानी कि दीपक अपनी अलग रसोई में खाना पकाता था, उसकी माँ अपनी अलग रसोई में खाना पकाती। हालांकि दीपक दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो अपने घर जब भी आता था तो दोनों जो है अलग अलग रसोई यूज करते थे। उसकी माँ उसके लिए खाना नहीं पकाती। धीरे धीरे दोनों में दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे की जो है शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, ना ही एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। दोनों में मनमुटाव इस हद तक बढ़ गया था। बात है 6 जुलाई 2024 की, जब दीपक सबको यह झूठ बता रहा था कि उसकी माँ मंदिर गई थी। उसकी माँ मंदिर गई ही नहीं थी। उसकी माँ नहा धो के छत पर एक तुलसा उनके घर पे रखी हुई थी, वहां पर पानी देने के लिए जा रही थी। और दीपक की जो है पहले ही सोची समझी जो है साजिश थी, वो पहले ही छत पर खड़ा था। तो जैसे ही उसकी माँ छत पर पांव रखती है वो लात के साथ जोरदार अपनी माँ के ऊपर वार करता है और जैसे उसकी माँ को लात लगती है दीपक की, वो जो है सीढ़ियों से गिरती हुई पलट खाती हुई जो है नीचे आकर गिर जाती हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो दीपक के पास एक रोड थी, क्योंकि उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उसने सोच रखा था कि इस बार जब मैं घर जाऊंगा तो मैं पैसे लेकर ही आऊंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जो है क्यों ना जाना पड़े। रोड के साथ वो अपनी माँ को जब तक वार करता रहता है, जब तक वार करता रहेगा, जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। और तो और रोड तक बार बार वार करने के बाद भी उसे ये यकीन नहीं होता कि इसकी माँ मर चुकी है। वो सोचता है कि कहीं जिंदा
अपनी माँ के साड़ी का जो पल्लू होता है उससे अपनी माँ का गला बोतता है काफी देर तक। जब उसको पक्का ये यकीन हो जाता है कि उसकी माँ मर चुकी है तब वो अपनी माँ को शोध। आसपास काफी खून जो है वो बह गया था रोड से बार बार वार करके खून जिसे उस खून को जो है अच्छे तरीके से वो साफ करता है। उसके बाद जो है मंदिर में अपनी माँ की लाश को रख देता है। बाजार जाता है, वहां से ईंट लाता है, सीमेंट लाता है और जो घोल का सारा सामान होता है सीमेंट के घोल का बजर वगैरह वो सारा सामान मार्केट से खरीद कर लाता है। बाथरूम के अंदर ही अपनी माँ बाथरूम का जो फर्श था उसके अंदर ही अपनी माँ को चिन्ह देता है ईंटों ए नीचे जो है। पहले भी माँ को रखता है ऊपर से एक बिछाता है और उसके ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर अपनी माँ को अच्छे तरीके से जो है चिन्ह देता है। साथ ही साथ वो रोड भी अपनी माँ के साथ चिन्ह देता है जिससे उसने अपनी माँ की हत्या की। ये सारा कारनामा करने के बाद वो हर इंसान को नई नई कहानियां सुना रहा था, रो रहा था, बिलख रहा था, चिल्ला रहा था कि कोई मेरी माँ को ढूंढ दो, मेरी मदद करो, मेरी माँ जो है मंदिर के लिए निकली थी और वो अब तक घर नहीं आए। एक तरफ वो अपने भाई संजय को यानी चचेरे भाई को फोन करके जो है सारी घटना बताता, कभी उसके पास जाता है, कभी अपने मामा को बताता और कभी पड़ोसियों को कुछ कहानी बताता है। लेकिन उसके भाई संजय को तो कहीं न कहीं यकीन हो गया था कि हो ना हो इसका हाथ जरूर, क्योंकि रिश्तेदारी में पता चल ही जाता है अगर कोई नशे का आदी हो तो थोड़ा बहुत डाउट जो है चला जाता है। ऊपर से उसने वो रूम लोक वाली जो बात है वो भी थोड़ी अजीब टाइप से बताई थी तो उसके भाई संजय को कहीं न कहीं शक जरूर था कि हो ना हो इसका हाथ कहीं न कहीं जरूर। और तो दीपक जो है पुलिस को पूरी घटना बता देता है और पुलिस जो है उसके घर पे जाकर चेक करती है तो बिल्कुल वैसा ही मिलता है। बाथरूम में जो ईंट है उसने चिनवाई थी, चिन्ह रखी थी और उस पर जो गोल फेर रखा था उसको जो पुलिस जो है तोड़वाती है और इसके नीचे लाश मिलती है उसकी माँ की और साथ ही वो रोड में मिलती है जिसके साथ उसने अपनी माँ पकड़ दी की। तो उसकी माँ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की जब जब रिपोर्ट आती है तो उसमें हर बात क्लियर हो जाती है जैसा कि दीपक ने बताया था। उसके बाद जो है उसको अपनी माँ का कत्ल करने के जुर्म में 302 201 के धारा के तहत जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जो है इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद जो है जज को पूरी घटना वकीलों के द्वारा सुनाई जाती है। उसके बाद जज जो है एलडी सोलंकी वो जो है पूरी जो कोर्ट होता है उसको एक माँ का जो दर्जा है उसके बारे में बताते हैं चारों धर्मों का हवाला देते हुए यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कि सभी धर्मों में माँ का जो दर्जा है वो कितना ऊपर माना गया है। माँ को भगवान के समक्ष जो है रखा जाता है और ये माँ तो वो माँ थी जिसने कि भले ही इसको जन्म नहीं दिया था लेकिन 3 साल तक जो ये अनाथालय में था इसको अपने घर लेकर आई थी, इसका पालन पोषण किया था ये सोचकर कि इसको एक अच्छी जिंदगी दे सके और दी भी थी। इसके जो मार्क्स थे उनको देखकर लगता भी है कि इसके माता पिता ने इसको बहुत ही अच्छी परवरिश दी थी, अच्छे से पढ़ाया लिखाया थी। लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिस बच्चे को तो अनाथ अनाथ जिस बच्चे को तुम गोद लेकर अपने घर जा रहे हो वो बच्चा जिसकी तुम जिंदगी बना रहे हो एक दिन तुम्हारी ही जिंदगी नहीं है। इस तरह की सच्ची घटना पेश करने का मकसद आपके दिल को दुखाना नहीं, आपके भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि यह बताना है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मिलते हैं फिर और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए सचेत रहिए, जागरूक रहिए, अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।